तो आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की मेथड्स में। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम क्या होता है, इनका सॉल्यूशन क्या होता है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस तो इक्वेशंस के बारे में आज हम बात करते हैं। ये क्या होती है, किस तरह की होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अभी ये सामने इक्वेशन लिखी है, एन इक्वेशन ऑफ एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए। ये इक्वेशन है, जबकि कहता है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू, ना तो ए जीरो होना चाहिए, ना बी और ना ही ए। इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये क्या है, नॉन होमोजेनियस। एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो अगर इसी तरह की इक्वेशन हमारे पास हो, दो या दो से ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, उसको सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है, a1 x plus b1 y is equal to k1, a2 x plus b2 y is equal to k2। तो देखो ये इस इक्वेशन से मिलती जुलती है दोनों इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, एक सिंगल इक्वेशन, अब यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशन है। ठीक है, अब ये जो सिंगल इक्वेशन है, इसको जो आप सिंपल कहेंगे कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, सिंगल एक इक्वेशन है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई if the constant terms k1 and k2 are not both zero। अब यहाँ पे जो शर्त है ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कहता है कि k1 और k2 आर नॉट बोथ जीरो, कि राइट साइड पे ना दोनों चीजें जीरो नहीं होनी चाहिए, दोनों कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए। एक जीरो हो सकता है, क्योंकि क्या चीज है आपके सामने, बोथ आर नॉट जीरो। ठीक है, एक में से जीरो हो सकता है, दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अगर इफ इन इक्वेशन वन के इज इक्वल टू जीरो, अगर हम इक्वेशन वन में के को जीरो पुट कर दें, तो राइट साइड पे क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड अ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये बात याद रख लें, ये एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी तक हमारे चल रही हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि इक्वेशन है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सिंपल याद रखने का क्या तरीका है कि ऐसी इक्वेशन जिसके राइट साइड पे क्या हो, जीरो हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे आप, होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, और अगर ये हम सिस्टम टू में के की जगह पे जीरो पुट करते हैं, ठीक है, तो तब क्या होगा। अब देखिए, इफ इन द सिस्टम टू बोथ k1 एंड k2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या हो, अगर दोनों जीरो के इक्वल हो जाए, k1 और k2, जबकि पहले हमने क्या बात की थी, इनमें से कोई एक जीरो हो सकता है, लेकिन अगर ये दोनों जीरो हो जाए तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये क्या होगा, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस। तब ये सिस्टम क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस। ठीक है, अगर दोनों कांस्टेंट जीरो नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अगर दोनों कांस्टेंट जीरो हो गए तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। याद रखना, जब राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म जीरो होगी तब हम क्या कहेंगे, हमारी इक्वेशन का या सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। ठीक है, कोई सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। एक सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कब कहेंगे, इफ द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये बात जरा गौर कीजिएगा, इफ द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन और इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए ना, हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो देखिए उसमें आपको दो वेरिएबल अननोन नजर आ रहे हैं, एक्स और वाई। ठीक है,
तो डेफिनेटली जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, अननोन्स के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि अगर सिस्टम का कोई एक ही सोल्यूशन हो या उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन यानी कि लामहदूद सोल्यूशन हो, तो हम क्या कहेंगे कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, इन शॉर्ट ये आप कह सकते हैं कि जिस सिस्टम का कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद हो ना, उसका कोई ना कोई आंसर मौजूद हो, एक्स और वाई की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, तब हम क्या कहते हैं कि ये सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी सिस्टम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये आसान सी डेफिनेशन है लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट कब कहलाएगा, इफ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो हम उसको क्या कहेंगे, ये इस तरह का सिस्टम है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, याद रखना ये दोनों कंसिस्टेंट है ना, इनकंसिस्टेंट। पहले हम बात करते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के, पहले बात हम कर लेते हैं कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास ये सिस्टम लिखा हुआ है होमोजेनियस इक्वेशन का। चलो ये a1 1x1 a1 2x2 a1 3x3 is equal to 0 and a2 1x1 a2 2x a2 3x3 and a3 1x1 a3 2x2 a3 3x3 is equal to 0। ये आपके सामने एक सिस्टम लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके सामने अगर आप इस पर गौर करें ना, तो ये जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि इसके राइट साइड पे क्या है, 0 0 है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्या है, k1 k2 k3 क्या है, 0 0। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय x1 is equal to 0, x2 is equal to 0 and x3 is equal to 0। देखें, इस सिस्टम को बगैर सॉल्व किए हुए हम बता सकते हैं कि ये तो 0 0 पे भी सेटिस्फाई कर देगा सिस्टम। मतलब कि अगर x1 की जगह पे आप 0 पुट करें, x2 की जगह पे 0 पुट करें, x3 की जगह पे 0 पुट करें, तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड पे भी 0 मिल जाएगा और राइट साइड पे भी 0 मिल जाएगा। यानी कि क्या होगा, ये सिस्टम 0 0 पे सेटिस्फाई कर गया है। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि जो होमोजेनियस सिस्टम होता है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम, उसको आप बगैर सॉल्व किए हुए बता सकते हैं कि उसका एक सॉल्यूशन क्या है, 0 0 0। क्योंकि ये सिस्टम 0 0 0 पे सेटिस्फाइड है। ठीक है, इसमें आप x1 x2 x3 की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपको जो सॉल्यूशन आपको ये सिस्टम सेटिस्फाइड मिलेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। ठीक है, तो अब ये जो सॉल्यूशन आपको मिला है, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। डेफिनेटली अभी अभी हमने बात की है, हमने क्या बोला है कि ऐसा सिस्टम जिसका कम से कम कोई एक सॉल्यूशन हो, उसको हम क्या कहते हैं, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 0 0 आगे तो उसके अलावा किसी और को ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता, डेफिनेटली कर सकता है। फर्ज करें मैं कहता हूँ है, अब यहाँ पे तो जनरल टर्म्स है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू बताना मुश्किल है। तो अब एग्जांपल में हम बात करेंगे, तो क्या अब यहाँ से पता चलता है हमें कि एक तो सोल्यूशन आपके सामने 0 0 0 ये इस सिस्टम का एक सोल्यूशन है। ठीक है, सो सच सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो होमोजेनियस इक्वेशन जब भी आपको नजर आएगी तो आपने डायरेक्ट कह देना है कि दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसका एक तो कम से कम सोल्यूशन आपको लाजमी तौर पर मिल जाएगा और वो सोल्यूशन क्या होगा, 0 0 एंड 0। ठीक है, सो सच सोल्यूशन सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। इनके अलावा भी रूट्स हो सकते हैं, इनके अलावा भी सोल्यूशन हो सकते हैं, उसके लिए चले हम साथ साथ बात करते हैं आगे की क्या आता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, द सोल्यूशन 0 0 0 ऑफ दैट सिस्टम इज कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को आप क्या कहेंगे, ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल सोल्यूशन। होमोजेनियस इक्वेशन का, होमोजेनियस सिस्टम का एक सोल्यूशन क्या होता है, एक सोल्यूशन हमेशा 0 0 0 होता है, x भी 0 y भी 0 z भी 0। ठीक है, या x1 0 x2 0 x3 0। तो इस सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन का फिर क्या नाम है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये याद रखना है, ये सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है,
इस सॉल्यूशन का नाम ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब जैसे कि पहले भी बात की है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही इसका सॉल्यूशन मौजूद हो, इसके अलावा भी कोई ना कोई सॉल्यूशन मौजूद हो सकता है। तो वो सॉल्यूशन किस तरह का हो सकता है? डेफिनेटली वो फिर सारे जीरो नहीं होंगे, फिर वो इनके अलावा कोई मतलब 2 जीरो हो सकते हैं, 1 जीरो हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर तीनों जीरो नहीं होंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जो ट्रिवियल के अलावा कोई सॉल्यूशन हो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, any solution other than trivial solution is called non trivial solution। ठीक है, any solution other than trivial solution, के ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा अगर आपको कोई सॉल्यूशन मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात याद रखनी, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। तो ट्रिवियल क्या है? 0 0 0। होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड है इस पे x1 x2 x3 0 पे। ठीक है, अगर आप तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 पुट कर लें तो वो सेटिस्फाई कर जाता सिस्टम। ठीक है, दैट मीन्स कि उसका हमेशा एक रूट होगा 0 0 0। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है? ये सॉल्यूशन कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इसके अलावा अगर आपको कोई सॉल्यूशन मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अगर इस ये आपको पता है कि मैट्रिक में भी आपने किया हुआ है, इंटर में भी आपने ये मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो आपको पता है ना आप इसको किस तरह लिखते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म्स का आप मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाते हैं, पता है ना, A11 A21 A31, ये आप ए मैट्रिक्स लिखते हैं उसको। ठीक है, और नाम आप ए रखते हो कांस्टेंट कांस्टेंट मैट्रिक्स का। ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का। और साथ में फिर क्या आता है? साथ में क्या आता है? x1 x2 x3। ठीक है, और उसको आप क्या नाम देते हो? x का नाम देते हो कैपिटल x का नाम। और राइट साइड पे क्या होता है? जनरली बी आपके पास होता है, लेकिन क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन का सिस्टम है तो राइट साइड पे क्या है? नल मैट्रिक्स। ठीक है, राइट साइड पे क्या है? नल मैट्रिक्स। दैट मीन्स कि उसको हम क्या करेंगे? ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है ओ इज इक्वल टू 0 0 0। अब देखिए ना, इस सिस्टम को आपने सॉल्व करना है, ए एक्स इज इक्वल टू ओ। ठीक है, जनरली आपने अभी तक यही देखी हुई है इक्वेशन के ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये होमोजेनियस के लिए रिलेशन है ए एक्स इज इक्वल टू ओ। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हमारे पास पॉसिबल आ सकता है। तो देखिए, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 ना हो, ठीक, ए का डिटर्मिनेंट 0 ना हो, दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर। क्या कहता है कि ए शुड बी नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए और ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो फिर डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं? एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। दैट मीन्स कि हम इस जो ये वाला जो ए है इसको दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं। कैसे? बाय प्री मल्टीप्लीकेशन विद ए इनवर्स। हम इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स के साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर करें तो देखें मैंने क्या किया, सिंपल इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स के साथ। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और राइट साइड पे भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। जरा गौर कीजिए, मैं कह रहा हूँ कि प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, यानी कि क्या मतलब है इसका? यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको पता ही है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, इंटर में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है कम्यूटेटिव नहीं होती, यानी कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता।
तो इसलिए इस बात का हमें ख्याल रखना होता है प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, क्योंकि अब हमने यहाँ से ए को खत्म करना था ना एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और ए क्या है, एक्स से प्री है, एक्स से पहले है, तो हमने इसको खत्म करने के लिए ए को यहाँ से रिमूव करने के लिए क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, और हमने कंडीशन क्या रखी हुई है कि ए का डिटर्मिनेंट शुड नॉट इक्वल टू जीरो, कि ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई किया विद ए इनवर्स, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको इकट्ठा कर लेंगे, ए इनवर्स और ए को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो राइट साइड पे हमें मिल जाएगा, एक्चुअली इसको थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड करना चाहिए था थोड़ा सा, मतलब इसको अगर मैं लिखूं तो ये बन जाता है आई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए को अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आई, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसका अब हमें क्या मिल जाएगा, आई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमें मिल गया यहाँ से x इज इक्वल टू, तो दैट मीन्स के वही बात अभी अभी हमने जो ऊपर बात की है कि इस सिस्टम का जो एक सोल्यूशन होता है वो 0 0 0 होता है। तो देखिए अगर आप x की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगी, x1 x2 x3, और o की वैल्यू पुट करें तो 0 0 0, यानी कि x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0। आपको x1 भी 0 के इक्वल मिल गया, ठीक है, x2 भी 0 के इक्वल मिल गया, x3 भी 0 के इक्वल मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर आपके पास a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, यानी कि a नॉन सिंगुलर हो, दैट मीन्स कि a का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, देन आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो जस्ट ट्रिवियल सोल्यूशन ही मिलेगा, आपको ट्रिवियल सोल्यूशन के अलावा फिर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा अगर a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। ये सिर्फ किस केस की अभी तक बात हो रही है, ये बात हो रही है अभी तक होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आपको क्या एक रूट मिल गया, सिर्फ रूट कौन सा मिलेगा, x इज इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर a का डिटर्मिनेंट 0 ना हो, 0 हो, ठीक है, तब क्या होगा, तब पॉसिबल है कि आपको ट्रिवियल के अलावा कोई सोल्यूशन मिले, यानी कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी मिल जाए, ठीक है। अब वो सोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, तो वो उसके लिए आपको सिस्टम सॉल्व करना पड़ेगा, सिस्टम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है, हम उसके बात करेंगे। साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बाय गॉस एलिमिनेशन हम कर सकते हैं, बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो जो ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, है रो ऑपरेशन का ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है, एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करके, रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो यहाँ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तब हम बात करेंगे क्रैमर रूल की बात करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्शन की बात करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा जो दीगर मेथड्स हैं उनके बारे से बात करेंगे। तो बाकी जो सिस्टम है, बाकी जो इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बच्चों पूछ सकते। तो देखिए ना, ये आपके सामने जो सिस्टम लिखा हुआ है ये कौन सा सिस्टम, मैंने आपको बताया कि ये है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजेनियस के लिए कंडीशन थी हमारे पास कि कांस्टेंट टर्म सारी 0 0 होती है, राइट, यानी कि आसान अल्फाज में क्या है कि आपके पास राइट साइड पे क्या होता है, 0 0 आता है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है, 0, ठीक है। तो अब देखें सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिस्टम हमेशा सेटिस्फाई करता है बाय x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और करें ना इस सिस्टम में x1 x2 x3 की जगह पे 0 पुट करें, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, दैट मीन्स कि ये लेफ्ट और राइट साइड, दैट मीन्स कि इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड।
सिमिलरली इस इक्वेशन में भी पुट करके आप देख सकते हो, तो ये भी सेटिस्फाई करेगी, ये भी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन है ना, सिस्टम है, वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मीन कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन लाजमी तौर पे मौजूद है। ऐसा सिस्टम का सोल्यूशन कोई ना कोई मौजूद हो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन सिस्टम कहते हैं उसको, ठीक है। और अगर किसी सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन ना हो तो हम उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये जो ये 0 0 0, ठीक है, x1 0 x2 0 x3 0, इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। जो सोल्यूशन है 0 0 0, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। और अगर ट्रिवियल सोल्यूशन के अलावा कोई हमें सोल्यूशन मिले तो हम उसको क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल सोल्यूशन कब आते हैं और कैसे आते हैं वो बात हम कर चुके हैं कि अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 ना हो, ठीक है, यानी कि ए नॉन सिंगुलर हो तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करे, तब अगर हम इसको प्री मल्टीप्लाई करें बाय ए इनवर्स, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एक्स हमें ओ के इक्वल ही मिल जाता है। दैट मीन्स के एक्स का एक्स की वैल्यू जो हमें मिलती है वो 0 0 0 ही मिलती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर किसी सिस्टम में ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, 0 ना हो, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन जो सिस्टम है वो क्या होगा, उसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ट्रिवियल के अलावा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर पॉसिबल है कि कोई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मौजूद हो, और वो कैसे हमें पता चलेगा कौन सा सॉल्यूशन मौजूद है कि नहीं, वो हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड के जरिए। गॉस एलिमिनेशन हम करेंगे, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन करेंगे, जिसको हम एचेलन फॉर्म या एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना ही एक्चुअली कहते हैं, या बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं गॉस एलिमिनेशन को। तो वो डिफरेंट मेथड हम बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में कुछ बात करेंगे। तो इसके अलावा इसके जेल में कोई और बात है, पूछ सकता है।